टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ इस बार हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब, जो हमारे साथ बैठे हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। और कोहली साहब कई महत्वपूर्ण जजमेंट लेकर के आए हैं जो आपके लिए बेहद काम के हैं, और साथ ही साथ टैक्स बचाने के बहुत सारे टिप्स भी हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका टीडीएस कंपनी ने काट लिया और सरकार के पास जमा नहीं कराया तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। त्यौहार या शादी में मिले गिफ्ट पर क्या मिल सकता है इनकम टैक्स का नोटिस, और साथ में भी बताएंगे कि अगर आप एनआरआई हैं और भारत में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो क्या कहते हैं टीडीएस के नियम। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला, सबसे एक बड़ा मुद्दा जो हर टैक्स पेयर्स के लिए चिंता की बात रहती थी अब तक। कई लोग टैक्स गुरु में शिकायत लेकर आते भी थे कि देखिए जी, कंपनी ने हमारा टीडीएस तो काट लिया, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ रहा है। नोटिस क्यों आ रहा है? क्योंकि कंपनी ने टीडीएस जो काटा हमसे वो इनकम टैक्स के पास जमा कराया नहीं। अब इनकम टैक्स कह रहा है कि देनदारी तो आपकी बनती थी, चुकाना आपको है, कंपनी ने नहीं चुकाया तो हम क्या करें। तो अब ऐसे फंस जाता था टैक्स पेयर। लेकिन अभी अभी एक जजमेंट आया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह सकते हैं कि ऐसे टैक्स पेयर्स के लिए ऐतिहासिक जजमेंट है, जो अब टैक्स पेयर्स को इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। इनकम टैक्स जाने, जिस कंपनी ने काटा वो जाने, टैक्स पेयर्स ने तो दे दिया है, बस इतना साबित करना है। तो आखिर जजमेंट क्या है और इसका फ़ायदा आप कैसे उठाएं, कोहली साहब समझते हैं। कोहली साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जजमेंट क्या कहता है। लक्ष्मण, सालों से हमारे पास ही टैक्स गुरु में सवाल आ रहे थे, जहां लोग शिकायत करते थे हमारा टैक्स काट लिया गया। और जब पिछले एपिसोड में भी आए थे सवाल, पिछले एपिसोड सालों से आ रहा है। हाँ, और उसमें लाजमी बात है, हमारा जवाब ये होता था क्योंकि टैक्स देना तो आपकी जिम्मेवारी है। तो भाई अब कंपनी ने नहीं जमा कराया तो लायबिलिटी तो आपकी है, तो आप जमा कराइए। तो उसका इफेक्टिवली दो बार, एक तो कंपनी ने काट लिया और एक उस एम्प्लॉय को दोबारा देना पड़ जाता था। तो दिल्ली हाईकोर्ट का किंगफिशर एयरलाइंस, जो कि अब बंद हो चुकी है, उसके एक पायलट साहब थे जिनके साथ ऐसा ही हुआ। कंपनी ने जमा कराया, जमा नहीं कराया, काट लिया, और उसके बाद केस मामला जो हाईकोर्ट तक पहुंच गया। उन पायलट साहब ने इस मामले को वहां छोड़ा नहीं, उसको पकड़ के रखा, हाईकोर्ट तक ले गए। और हाईकोर्ट का यह जजमेंट आया कि अब अगर कंपनी ने आपका टैक्स काट कर जमा नहीं कराया है तो ऐसे में आपकी दोबारा देनदारी नहीं बनती है। मैं समझता हूं कि सैकड़ों के हिसाब से लक्ष्मण ऐसे लोग हैं जो कि ऐसी कंपनियों में काम करते हैं या कर चुके हैं जहां पर उनका टैक्स कटा था। हजारों लोग हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं। तो अब उनको, मैं समझता हूं, ये कोर्ट की जजमेंट उनके लिए एक गाइडेंस का काम करेगी कि उनको अब चिंता करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे दो सवाल मेरे मन में उठा जब आपने किंगफिशर का नाम लिया। तो क्या ये जजमेंट ऐसा तो नहीं कि सिर्फ उन कंपनी के एम्प्लॉय पे लागू है जो कंपनी एनसीएलटी में चली गई हो, या फिर दिवालिया हो गई हो, या बंद हो गई हो, या फिर नहीं, किसी भी कंपनी पे लागू होगा? देखिए, जजमेंट ये कहता है कि कंपनी ने आपका टैक्स काटा और जमा नहीं कराया, तो यहीं तक आके बात रुक जाती है। ये कहीं स्पेल आउट नहीं किया गया है कि वो एनसीएलटी में चली गई, लिक्विडेशन में चली गई, बंद हो गई, दिवालिया निकल गया, वगैरह वगैरह। और आपको मैं ये बता दूं कि टैक्स काट के ना जमा कराना आयकर अधिनियमों के अंतर्गत बहुत बड़ा ऑफेंस माना जाता है। अब अगला सवाल ये है आपसे कि ठीक है, कंपनी ने नहीं जमा कराया, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ चुका है, कई लोगों के पास आ चुका है, वो अभी जद्दोजहद में होंगे, क्या करें, कई लोगों के पास आ भी जाएगा, हो सकता है। तो ऐसे में टैक्स पेयर्स क्या करें? देखिए, टैक्स पेयर्स को, आपको याद होगा पिछले एपिसोड में मैं जब आया था लक्ष्मण, तो हमने अपील करने की पूरी प्रोसीजर डिस्कस किया था, आपको याद होगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे केस में आप अपील में जा सकते हैं। ये भी मामला जो पायलट का मामला है, आपको पता होगा कि असेसिंग ऑफिसर से अपील सीआईटी अपील्स के पास जाती है, वहां से ट्राइब्यूनल के पास जाती है, ट्राइब्यूनल के बाद हाई कोर्ट में जाती है। तो आप इसको अपील में ले जाएं मैटर को, और अपील में जाके इस हाई कोर्ट जजमेंट का आप साइटेशन दें कि माननीय हाई कोर्ट ने ये निर्णय लिया है। तो इसमें आपको उस केस को देखते हुए राहत दी जा सकती है। तो इसमें सिर्फ इस हाई कोर्ट के जजमेंट का हवाला दे सकते हैं, या फिर हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से किसी नोटिफिकेशन का इंतजार करना पड़ेगा जजमेंट के आधार पर, कि नहीं उसकी जरूरत नहीं होती है? देखिए, डिपार्टमेंट कभी कभी नोटिफिकेशन निकाल देता है, पर इसमें मुझे नोटिफिकेशन की उम्मीद नहीं लग रही है। आप जजमेंट के बेसिस पे, हम लोग जब अपील्स वगैरह लड़ते हैं लक्ष्मण, ट्राइब्यूनल में, हाई कोर्ट में, आप कई सारे अपील्स में, तो हम उसमें उसको साइटेशंस बोलते हैं। तो ये एक ऐसी साइटेशन है, बहुत लैंडमार्क है, क्योंकि आज तक ऐसा फैसला आया नहीं। तो मुझे लगता है कि एक नया तरीके का फैसला, और जैसा कि आपने कहा, हजारों लोगों को ये राहत दे सकता है। हमारे ही कितने टैक्स गुरु के दर्शक सालों से, जैसा मैंने कहा, सवाल इस बारे में पूछते रहे। चलिए, तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई नोटिस आ गया हो, या फिर आप भी ऐसे पेच में फंस गए हो कि कंपनी ने या फिर आपके एम्प्लॉयर ने
आपसे TDS काट लिया और इनकम टैक्स के पास जमा नहीं कराया, तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये कोर्ट केस है, कोर्ट केस को आप बिल्कुल यहाँ पे सामने रख सकते हैं, इसका हवाला देकर आप इससे बच सकते हैं। और जैसा कि कोहली साहब ने बताया कि अगर नहीं जमा कराती है कोई कंपनी तो उसके ऊपर भी बहुत भारी पेनल्टी और जुर्माना लगता है, बहुत बड़ा अपराध माना जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के मुताबिक। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं नोएडा, जहाँ से अजय कुमार अग्रवाल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अग्रवाल साहब नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है सर। बताइए क्या उलझन है? टैक्स गुरु बैठे हुए हैं कोहली साहब। सर मेरा सवाल ये है कि मैं पब्लिक सेक्टर एक गवर्नमेंट कंपनी से रिटायर होकर मेरे को एनपीएस के थ्रू टाटा एआईआई से एन्युटी इनकम मिल रही है जी। और इसमें जो है मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें जो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसको मैं सैलरी इनकम करके दिखा सकता हूँ कि नहीं दिखा सकता, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं और उनको जो पेंशन मिलती है और जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनका तो ड्रॉप डाउन में आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वो सैलरी के रूप में दिखा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को जो है एन्युटी के रूप में मिलती है। तो इसमें हमें ये 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन कैसे मिल सकता है, मेरा ये सवाल है। बिल्कुल अग्रवाल साहब, आपके सवाल का जवाब आपके सवाल में ही छुपा हुआ और आपने काफ़ी हद तक उसको लक्ष्मण इन्होंने सुलझा भी लिया है। बिल्कुल अग्रवाल साहब, ये सैलरी नहीं मानी जाती। जो एन्युटी आपको मिल रही है उसको हम सैलरी काउंट नहीं करेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का वो ड्रॉप डाउन में दिखाता है, उस पेंशन और सैलरी के अगेंस्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। पर ये आप एन्युटी है तो एन्युटी को हम सैलरी की डेफिनेशन में नहीं लेते हैं। तो क्योंकि सैलरी की डेफिनेशन में नहीं लेते हैं इसलिए इस पे बदकिस्मती से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अग्रवाल साहब नहीं मिलेगी। आप बहुत जानकार लगते हैं और काफ़ी बारीकी से आपने इसको पढ़ा है, इसलिए मुझे जवाब देने में भी आपको आसानी रही। अग्रवाल साहब कोई कंफ्यूजन? सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब अभी जो नए सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं 2014 के बाद में उनको सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन नहीं दे रही है, एनपीएस ही दे रही है जी, और उनको भी एनपीएस के थ्रू एन्युटी कहीं मिलती है, तो क्या उनको भी जो है वो जो एन्युटी मिलेगी उससे नहीं मिलेगा, या केवल हम लोग पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉई नहीं? उनको बिल्कुल ठीक है अग्रवाल साहब, उनको भी नहीं मिलेगा। एन्युटी के थ्रू अगर आ रहा है तो उसमें नहीं मिलेगा। अगर वो पेंशन आ रही है, आउटराइट पेंशन है, तब स्टैंडर्ड डिडक्शन को हम कंसिडर कर सकते हैं। एन्युटी पे उनको भी नहीं मिलेगा, ये मैं आपको जानकारी दे दूं। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब हमसे जुड़ने के लिए। अब चलते हैं नई दिल्ली, जहां से अनिल गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुप्ता जी नमस्कार। लक्ष्मण जी और कोहली जी को नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार, बताएं। सर ये शेयर से जो कैपिटल गेन होता है उसके रिगार्डिंग मेरा क्वेश्चन है, छोटे छोटे 3-4 जी। तो ये कि जो इंफ्रा बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं उसमें पहले कोहली साहब ने बताया थी कि 50 लाख रुपए की लिमिट है, तो वो पर पर्सन है या पर फाइनेंशियल ईयर है? जैसे मैं अभी 24 के अंदर ले लूं जनवरी से पहले और फिर अप्रैल 25 के बाद दोबारा इन्वेस्ट कर सकता हूँ उसमें, एक तो ये है। और एक सेम फाइनेंशियल ईयर में अगर मैं बेचता हूँ तो 50 लाख अपने नाम और 50 लाख अपनी वाइफ के नाम इंफ्रा बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? और जो कैपिटल गेन है उसकी पूरी रकम इन्वेस्ट करनी पड़ेगी या जो कैपिटल गेन हुआ है सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 3 सवाल आपके हैं, इसका जवाब ले लेते हैं, फिर कोई सवाल होगा तो आप पूछिएगा कोहली साहब। गुप्ता जी, लक्ष्मण कहा जाता है कि जब कोई अच्छी और खराब खबर देनी हो तो पहले जो अच्छी खबर देनी चाहिए, पहले अच्छी खबर देनी चाहिए, या फिर आप खराब खबर देना चाहते हैं? नहीं, मैं पहले अच्छी देना चाहता हूं। तो गुप्ता जी पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। ये पर पर्सन पर एनम होता है और पर ट्रांजैक्शन होता है। मतलब आपने अगर एक कैपिटल गेन का ट्रांजैक्शन 2 साल में जा रहा है तो आप 2 बार 50-50 लाख का नहीं ले सकते, उस ट्रांजैक्शन पे एक ही बार ले सकते हैं। पर वैसे आप इसको पर एनम ले सकते हैं और पर पर्सन ले सकते हैं। तो ये तो आपके जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 था कि आपकी वाइफ के नाम की भी आपने बात करी, वो पर पर्सन है, पर एनम है। पर जो पहला सवाल था आपका वो अब आती है थोड़ी सी जो खराब खबर है, जो मैं देना चाह रहा था कि शेयर्स पे हुई गुप्ता जी जो कैपिटल गेन की आय है उस पर 54EC अवेलेबल नहीं है। 54EC जो 50 लाख तक बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट होती है वो आप केवल प्रॉपर्टी में, जब प्रॉपर्टी से होने वाला जो गेन है उसके ऊपर आप ले सकते हैं। तो आप इसके शेयर के ऊपर होने के लिए 112A में अब 1.25 लाख रुपए तक की अलग से डिडक्शन दी हुई है, उसको आप अवेल करें और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के जो रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे। पर 54EC यहाँ पर गुप्ता जी अप्लाई नहीं होगा। तो आपके पहले सवाल का अगर मैं पहले जवाब दे देता लक्ष्मण, तो बाकी के 2 सवाल अंग्रेजी में एक शब्द होता है रिडंडेंट हो जाते।
तो मैं चाहता हूं गुप्ता जी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जिससे आगे कहीं भी वो प्रॉपर्टी बेचे। पहले सवाल है तो शायद गुप्ता जी दूसरे के जवाब सुनते भी नहीं। हाँ, तो मैं नहीं, बाकी दर्शकों के भी काम का है, क्योंकि बड़ा अच्छा सवाल है कि पर पर्सन पर एनम पर ट्रांजैक्शन 3 क्राइटेरिया हैं, उनको आगे काम आएगा कभी प्रॉपर्टी बेचेंगे। तो गुप्ता जी, मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिफाई हो गया होगा और इसको आप 112A का बेनिफिट लें, ये 54EC में नहीं जाए। अब चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां से के मुखोपाध्याय जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? हम ठीक है। बताएं, क्या सवाल आपके पास है? हाँ, देखिए, हमने एक एफडी बुक किया था आईसीआईसीआई बैंक का, जिसका अच्छा। 5 साल के लिए, जिसका इंटरेस्ट था 5.4%। तो एंड इसके जो टैक्सेशन होता है वो ऑन एक्रुअल बेसिस होता है। सो दैट मींस एवरी ईयर 10% TDS डिडक्ट होता है, एंड आफ्टर दैट आल्सो 20% टैक्स इज डिपॉजिटेड। नाउ आफ्टर 3 years I cancelled the FD. So because of the cancellation fees will be cancellation is like 1% penalty and 1% will be reduction, because the duration is reduced from 5 years to 3 years. So effectively I am paying 2% interest per year for 3 years, that is 6%. And the duration for which this FD was there for this year is say half years. So I'll get the interest of 2.7%. So effectively for this year ICICI will pay negative interest of around 3% on my total deposit. Now, how the taxation will be done for that? मुखोपाध्याय साहब, you know, since you have pre-matured this FD, इन्होंने FD को पहले से अगर इनकैश करा लिया है तो बैंक लाजमी बात है उस पर काटता है, आप जिसने पीरियड के लिए किए। तो इसकी कहीं मुखोपाध्याय साहब, देयर इज नो डिडक्शन एज सच, आप इसको कहीं डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये तो जितना आपके पास इंटरेस्ट आया है उसी को आप इनकम में दिखाएंगे, और जो TDS आया है वो आपके 26AS में आएगा, उसका आप बाकायदा क्रेडिट लीजिए। मतलब अगर मैं आपके सवाल को दूसरे तरीके से समझ रहा हूं तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जो बैंक ने इनके डिडक्शन करी है उसको क्या मैं खर्चे की तरह क्लेम कर सकता हूं, या वो नहीं होता है। जितना इंटरेस्ट आया है उतना इंटरेस्ट आप दिखाइए, और जो TDS कटा है, अगर आपको लग रहा है TDS फालतू कट गया है तो उस TDS का आप रिफंड ले सकते हैं। चलिए, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। No, sir, just query was key. So the refund will be for the previous year or for this year's, like for example, this year I will get say 3% interest, but I will pay 6% as penalty. So negative 3% will be there. हाँ, तो मैं एग्जैक्टली मुखोपाध्याय, मैं मुखोपाध्याय साहब, मैं यही आपको बता रहा था कि उस पेनल्टी का कोई क्लेम नहीं है, मतलब कोई उसको एक्सपेंस की तरह आप क्लेम नहीं कर सकते। अगर TDS इस साल में आपका ज्यादा कटा है और अगर पुराने सालों के TDS में गड़बड़ है तो उसके लिए लक्ष्मण याद होगा हमने 119(2) की बात की थी कि पुराने सालों के अगर आपके रिफंड आपको लग रहा है फंसे हुए हैं तो आप अपने कमिश्नर को, प्रिंसिपल कमिश्नर को लिख के स्पेशल केस में उसको रिफंड क्लेम कर सकते हैं। पर जहां तक करंट ईयर की बात है, वो जो आपको नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे रहा है उसके अगेंस्ट जो TDS है उसमें आप रिफंड ले सकते हैं, पर इंटरेस्ट जितना आएगा उतना ही टैक्सेबल होगा। ये पुराने साल के रिफंड का कुछ टाइम फ्रेम था ना, कितने पुराने? जी, 5 साल। 5 साल तक के टाइम फ्रेम, तो 5 साल तक के रिफंड को क्लेम इनका तो 5 साल के अंदर है, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। आगे भी कोई कंफ्यूजन हो तो लिखिएगा हमें tax@moneycontrol.com पर, फिर से हम ऐसे आपसे संपर्क करेंगे और सीधा आपके उलझनों को दूर करने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि अगर आप NRI हैं और भारत में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो क्या कहते हैं TDS के नियम, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, एक सवाल हमारे पास चंडीगढ़ से आया है विक्रम कुमार जी का, ये फोन लाइन पर बने हुए हैं तो उन्हीं से पूछ लेता हूँ सवाल क्या है। विक्रम जी नमस्कार, क्या उलझन है आपकी? नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, मेरा सवाल ये है जी कि जैसे कि NRI से मैंने प्रॉपर्टी ली है यहाँ पे इंडिया में, तो उसके ऊपर मुझे कितना TDS देना पड़ेगा जी? अच्छा, NRI से आपने प्रॉपर्टी खरीदी है? हाँ जी। अच्छा, तो उस पर कितना TDS देना पड़ेगा? NRI से इन्होंने खरीदी है, मतलब इन्होंने NRI को बेची नहीं, इन्होंने NRI से खरीदी है, तो उसमें तो नॉर्मल जो टैक्स जाता है वो 1% TDS होता है जो वो आपका काटेंगे। उल्टा अगर होता लक्ष्मण, ज्यादातर उल्टा होता है, क्योंकि ये तो एक साधारण, क्योंकि ये तो केस में क्या होगा कि इनके केस में 1% जो TDS कटता है 194I में वो कटेगा, पर अगर इससे रिवर्स होता तो फिर सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है क्योंकि उसमें तो 20% कटता था। अब जब से कैपिटल गेन 12.5% हुआ है तो अब 12.5% कटना, मैंने देखा कुछ हाल में डील हुई, लोग 20% ही काटे जा रहे हैं, वो ये भूल गए कि रेट चेंज होगा। तो आपके केस में तो क्योंकि आप खरीदार हैं, वो बेचने वाले हैं,
और खरीदार की जिम्मेवारी दूसरी तरफ से बनती है, तो 1% ही TDS इस पे अप्लाई होगा। अगर रिवर्स होता तो फिर सिचुएशन कुछ और होती। तो विक्रम कुमार जी, सिर्फ 1% TDS कटेगा, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें? नहीं, कंफ्यूजन नहीं, मैंने यहाँ पे कंफर्म करा था जी, जो हमारा यहाँ पे CA है उन्होंने बोला कि अगर NRI सेलर है और हम जैसे बायर है तो 14.30% उन्होंने बोला है। 14.13% नहीं, 14.30% तो कोई रेट नहीं है, क्योंकि या तो 20% होता था जो आप 12.5% है, 12.5 पे हो सकता है वो सरचार्ज लगा के 14.3 कैलकुलेट कर, लेकिन वो भी इन पे नहीं बनता है। वो भी इन पे नहीं बनता है। आप एक बार फिर से विक्रम जी उनको डबल चेक कर लीजिए, उनको बोलिए पूरी तरह से एक बार थरली इसको चेक कर लें और चेक करके आप दोबारा इसको कंफर्म कर लें। हो सकता है, चूंकि जैसा कि कोहली साहब ने बताया कि NRI के ऊपर ही देनदारी बनती है 12.5%, उसमें सरचार्ज मिला के 14% बनता होगा, बन सकता है। लेकिन वो NRI जो बेच रहा है उस पर जिम्मेदारी बनती है, आप पे नहीं बनती, आपके सिर्फ 1% की बनती तो है। आप इसको एक बार दोबारा से, मैं विक्रम जी को सलाह दूंगा, एक बार फिर से चेक करिए, और कंफ्यूजन हो तो एक बार फिर ये हमारे पास दोबारा एक दफे अच्छे से चेक कर। चलिए, अब एक और मुद्दा है, वो है खासतौर से दिवाली के मौके पे आप में से कई लोगों के पास अच्छे खासे गिफ्ट आए होंगे, महंगे गिफ्ट भी आए होंगे, और अब कई लोग ऐसे हैं जो शादियों के सीजन में प्रवेश कर रहे हैं। नवंबर में ढेर सारी शादियां भी होने वाली है, तो वहाँ भी ढेर सारे गिफ्ट आएंगे। तो गिफ्ट तो मिलने पे तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन कई बार लोग इनकम टैक्स को भूल जाते हैं। तो कोहली साहब, क्या गिफ्ट पे भी इनकम टैक्स की नज़र रहती है? मैं 4-5 कैटेगरीज में ये सारे नियम, आपने जितनी बातें बोली, कवर कर देता हूँ। पहले तो अगर आपको रिश्तेदारों से गिफ्ट आते हैं, हम पहले इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं, शादी ब्याह पे आए या दिवाली किसी त्योहार पर आए, कितने का भी है वो कितने का भी है, उसमें आपको पता है वो जो 56(2) में स्टैंडर्ड रिश्तेदारों की लिस्ट है, जिसमें मदर, फादर, बहन, मोटा मोटी सारे उसमें शामिल हैं। उसमें रिलेटिव्स होते हैं। उसके बाद जो शादी ब्याह पे आते हैं लक्ष्मण, नहीं, इसको साफ कर दो, रिश्तेदारों से कोई भी गिफ्ट है, कितने के भी गिफ्ट है, इनकम टैक्स, हाँ, बस सिर्फ आना चाहिए चेक से, कैश का अवॉइड करिए, इनकम टैक्स का कोई झंझट नहीं है। अब दूसरी कैटेगरी अब क्या है? दूसरा, जब आप स्टेज पे खड़े हो जाते हैं ना शादी में, आप देखो दूल्हा दुल्हन खड़े हुए हैं, स्टेज सजी हुई है, और जाके वो जो लिफाफे दिए जाते हैं, और एक वो कोई आंटी भी खड़ी होती हैं, वो लिफाफे इकट्ठे करते जाती हैं। तो वेडिंग के मौके पे जितने भी गिफ्ट आते हैं, बहुत अच्छी बात यह है कि वो बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं है। पर किसके लिए? सिर्फ दूल्हा दुल्हन के लिए। अच्छा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। दूल्हा और दुल्हन को जितना भी शादी के मौके पे गिफ्ट आ रहा है वो टैक्सेबल नहीं है। अब यहाँ सवाल आया कि दूल्हे साहब के पिताजी को या दुल्हन की माताजी को किसी को बड़ा गिफ्ट आ गया, उसमें सिर्फ 50,000 रुपए तक की एग्जेम्पशन। ये बड़ा दिलचस्प है कि दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट मिला और कोई दूल्हे की माँ या सास सोचे मैं अपने पास रख नहीं सकती। हाँ, नहीं, उससे ले ले आगे, दुल्हन से ले ले या दूल्हे से ले ले, पर सीधा अगर उनको आ रहा है अभी, तो फिर बड़ी मान्यताएं, बड़ी परंपरा, रीति रिवाज होते हैं जहाँ लोगों को बड़े बड़े गिफ्ट आते हैं। तो 50,000 से ऊपर अगर आप दूल्हा दुल्हन के अलावा वेडिंग में गिफ्ट आ रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा। लोग उठा के सीधा बैंक में जमा कर देते हैं, बैंक में भी आ जाता है कई दफे, तो उस पर कल को टैक्स का नोटिस आ सकता है। और चौथी बात इसमें ध्यान रखने वाली लक्ष्मण ये है कि इस पे से आने वाली जो इनकम होती है, मैंने कुछ लोगों को देखा वो कि ये तो गिफ्ट आया था, ये तो माफ था, तो इस पे इनकम भी माफ होगी। उस पे होने वाली इनकम टैक्सेबल है। आप उस गिफ्ट को कहीं निवेश कर रहे हैं, बहुत बड़ा पेज है ये, कि आपने गिफ्ट आया और कहीं निवेश किया कि ये तो एग्जेम्प्ट गिफ्ट था, तो इस पे तो पैसे देने बनते नहीं, तो इनकम उसकी टैक्सेबल है। और आखिरी बात लक्ष्मण ध्यान देने वाली बात है कि डिस्क्लोजर इसका करना जरूरी है। उन गिफ्ट को एक आयकर रिटर्न में एक शेड्यूल होता है जिसको हम शेड्यूल EI कहते हैं, उसको कहते हैं एग्जेम्प्ट इनकम। इन गिफ्ट्स को वहां पर दिखाना जरूरी है क्योंकि ये आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है। मैं उन गिफ्ट्स की बात कर रहा हूं जो दूल्हा दुल्हन को आए हैं या जो 50,000 के अंदर बाकी के रिश्तेदारों को गिफ्ट आए हैं, उनको आप आयकर रिटर्न में दिखाएं, वरना कल को ये अमाउंट जब आपसे पूछा जाएगा आपके स्टेटमेंट में कि कहां से आया, तो आप पे ये इल्जाम लग सकता है कि ये तो आपने डिस्क्लोज ही नहीं किया है आज तक। चलिए, तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिएगा। गिफ्ट मिलने की खुशी में इन नियमों को भूल मत जाइएगा। हालांकि कोई पेच आएगा तो हम लोग बैठे हुए हैं, tax@moneycontrol.com पर आप लिखिएगा। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कमर्शियल प्रॉपर्टी पर GST की क्या है बारीकियां, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, अब सीधा चलते हैं हिसार, जहां से चिराग सिंघल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सिंघल साहब नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार। मैं ये सबमिशन थी मेरी कि हम ना GST रजिस्टर्ड डीलर नहीं है और मैंने 2 कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट आउट की हुई है और दोनों रजिस्टर्ड डीलर हैं अंडर GST जो है। मेरी इनकम पहले 20 लाख रुपए से कम थी, इस साल 20 लाख रुपए एनुअली होने की उम्मीद है।
मेरी क्या लायबिलिटी है और टैक्स कौन पे करेगा। चलिए, सबसे खुशी की बात है कि आपकी आमदनी बढ़ने की उम्मीद आपको है। अब यह है कि ये जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, जो उनको रेंट आउट किया वो जीएसटी रजिस्टर्ड है। जी हाँ चिराग जी, तो इसमें आपको मैं कानून बता देता हूँ क्या कहता है जीएसटी का, कि जब आपकी 20 लाख क्रॉस होगी, जिस भी दिन आपकी 20 लाख क्रॉस होगी, उसके 30 दिन के अंदर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए। ये मैंडेटरी है, और जैसे ही आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेंगे तो जीएसटी उस दिन से लगना शुरू हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक तो जीएसटी में वायलेशन हो जाएगा, क्योंकि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के जो नियम है उनका उल्लंघन हो जाएगा। जहां तक उनकी बात है, आपके टेनेंट्स की बात है, तो वो फिर उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अभी 1/10/2024 से ही लक्ष्मण सर्कुलर आया है। इस पर हम लोगों ने काफी डिटेल में चर्चा भी किया। जी, तो उसमें आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से फिर वो लगाना पड़ेगा। फिलहाल आप तो अपने लिए पूछ रहे हैं, उनकी अभी हम बात नहीं करते। तो जिस दिन ये 20 लाख क्रॉस होगा चिराग जी, उससे 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए और जीएसटी लगाना शुरू कर देना चाहिए उन रेंट पर, दोनों ही शख्स पर। अगर किसी भी सूरत में कहीं ऐसा हुआ कि 20 लाख क्रॉस नहीं किए, तब इनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। जी नहीं। तो फिर ऐसी सूरत में जीएसटी कैसे लेगा? आरसीएम के तहत सामने वाला लेगा? नहीं, अगर ये 20 लाख क्रॉस ही नहीं कर रहे हैं तो फिर आरसीएम की जरूरत नहीं है। नहीं, जो इनका टेनेंट है, आरसीएम में अगर वो करना चाहता है वो अपना करेगा, पर एप्लीकेबल ही नहीं है इनके ऊपर। अगर 20 लाख आपकी नहीं है तो आप जीएसटी के दायरे में ही नहीं आते। जीएसटी के दायरे में अभी तक आप, जैसा कि ये बता रहे हैं, अभी तक चिराग जी आप दायरे में नहीं थे। पर ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कह रहे हैं ना उम्मीद है आपको, तो रेंट में तो क्या होता है कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस महीने में जाके बनेगा, तो आप उस महीने के 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए। चलिए, उम्मीद करता हूं चिराग जी कि आपकी उलझने दूर हो गई होंगी। और टैक्स इसमें क्या होता है कि कई बार कोई टेनेंट खाली करके चला जाता है बीच में, तो हमारा किराया तो रेंटल इनकम तो कम हो जाएगी हमारी। उस पोर्शन में क्या करेंगे? नहीं, तो फिर आप वेट करिएगा जब तक 20, मैंने तो आपको पहले ही कहा कि अगर 20 लाख नहीं होता है तो आप दायरे से बाहर रहते हैं। जब भी फिर नया टेनेंट आएगा और 20 लाख उस साल में होगी तो फिर आप उसको रजिस्ट्रेशन 30 दिन के अंदर ले लीजिएगा। मैंने आपको इसीलिए एक थ्रेशोल्ड बता दिया। इंतजार कर लीजिए, जब 20 लाख होगा तब फिर रजिस्ट्रेशन उस पर लीजिएगा। तो कोहली साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो आप हमें लिख लीजिए tax@moneycontrol.com पर, और अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।